Good morning to all. Good morning, ma'am. मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. लास्ट क्लास में शायद हमने लॉजिस्टिक पढ़ा था एंड इट्स टाइप्स पढ़ा था, है ना। यस मैम. आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इतने सारे लोग आते जाते हैं ना तो हैंग होने लगता है सिस्टम ही. फ्लो प्रोसेस या प्रोसेस फ्लो की बात करेंगे आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. बेसिकली अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट जब से स्टार्ट किया है तो वी आर कंसिडरिंग दी फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ मटेरियल प्रोसेसेस जिस जो भी ऑपरेशन उस पर कंसिडर करने हैं, देन फ्लो टू द कस्टमर, फिनिश गुड जो कस्टमर के पास पहुंचता है. ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. तो हम अगर यहाँ पर देखें तो जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है उसमें जो फ्लो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का डायग्राम होता है. ये टोटल फ्लो डायग्राम है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. इट कंसिडर ऑल द एस्पेक्ट, ऑल द प्रोसेसेस विच इज कंसिडर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. फर्स्ट भी ट्रांसफ़र और रिक्वायरमेंट जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग की होती है, जो प्रोड्यूस करना होता है उसकी रिक्वायरमेंट को, मटेरियल को हम क्या करते हैं, सप्लायर को देते हैं. इट मीन सप्लायर क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड डेवलप बाय द मैन्युफैक्चरर. जब वो डेवलप कर देता है, सप्लायर को कोटेशन पहुंच जाता है, सप्लायर उसको प्रिपेयर करता है, देन वो क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, स्टोरेज में आएगा. स्टोरेज में आने के बाद हम उसको चेक करेंगे. चेक करने के बाद मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर करेगा. इसके बाद हमारा आता है कि जो हमारा यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद स्टोरेज दिखा रहा है वो दिखा रहा है हमारा फिनिश गुड का. फिनिश गुड को हमें डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाना है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को पहुँचाना है, रिटेलर से कस्टमर को पहुँचाना है. तो ये हमारा ट्रांसफ़र ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि पूरे सिस्टम में अप्लाई होती है. तो यहाँ पर आपके 3 तरीके की सप्लाई कंसिडर की जाती है. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट या फ्लो होता है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर. फर्स्ट होता है आपका मटेरियल फ्लो, सेकंड होता है आपका इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्लो, एंड थर्ड वन इज़ द मनी फ्लो. अगर मटेरियल फ्लो की बात करते हैं तो मटेरियल फ्लो में आपका रॉ मटेरियल भी आ जाता है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी आ जाएगा जो कि आपको कन्वर्ट करना होता है फिनिश गुड में. लेकिन जब कन्वर्जन प्रोसेस की बात करते हैं तो कन्वर्जन के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन और डेटा होना चाहिए. उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, हमारा चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, फिनिश गुड को प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो कंटिन्यूशन में आपके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचना चाहिए. इसलिए यहाँ पर जो दूसरा फ्लो डायग्राम बनता है वो इन्फॉर्मेशन के लिए बनता है. थर्ड वन बनता है मनी फ्लो. मनी फ्लो का मतलब होता है कि हमारा जो मनी है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास लार्ज अमाउंट में मनी होता है. हम बेसिकली क्या करने की कोशिश करते हैं, जितना भी हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी होता है उसको कैलकुलेट करके पूरा सप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास बना रहे, ताकि अगर डिमांड में कोई चेंज हो तो हमारे पास मनी की कोई डिफ़िकल्टी ना हो. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इन्वेंट्री में वेस्ट नहीं करना चाहिए मनी को, या जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लो आ रहा है, हमने सप्लाई तो कर दिया, लेकिन वहाँ से जब हमारा सप्लाई करने के बाद जो पैसों की वापसी होती है, या हम ये बोलें कि जब कस्टमर्स को पे करता है तो कितने दिन में वो हमारे पास पहुँच रहा है, वो सारा कैलकुलेशन करके हमें आगे के ऑर्डर्स को प्लेस करना होता है. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स के फ्लो को कंसिडर करना होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में: मटेरियल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो और मनी फ्लो. ठीक है. अगर हम यहाँ पे मटेरियल फ्लो की बात करते हैं बेटा, अपने माइक ऑफ करिए और ये बच्चों से हरकतें करना बंद करिए. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मटेरियल फ्लो में डिस्क्रिप्शन किसका रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ रॉ मटेरियल प्री
ये फैब्रिकेटेड मटेरियल या पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे एंड फाइनल प्रोडक्ट भी आपका मटेरियल फ्लो के अंदर आता है, जिसको हमें फिनिश गुड में कन्वर्ट करके स्टोर करना होता है एंड देन सप्लाई टू द कस्टमर। अब यहाँ पर जब हम मटेरियल फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें डेटा मेंटेन करना होता है, इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी होती है दो जगह पर। फर्स्ट हमें मेंटेन करना होता है डेटा एट अ रॉ मटेरियल बेस पर। रॉ मटेरियल का बेस मतलब हो जाएगा आपका जो सप्लायर होता है, जो रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है, वो आपको किस तरीके से सप्लाई करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक कोटेशन को जनरेट करना पड़ता है। हम डिफरेंट कोटेशंस हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना कोटेशन जनरेट करते हैं, उसको सप्लाई कर देते हैं कि कौन कौन उनके सप्लायर्स होते हैं उन तक पहुँचा देते हैं। फिर हम वहाँ पर जब सप्लायर्स उन कोटेशन को फुलफिल कर कर भेजते हैं तो उसमें आपका क्वांटिटी, क्वालिटी और अमाउंट लिखा आता है। हम उसमें से चूज़ करते हैं कि कौन सा कस्टमर, कौन सा सप्लायर हमें चूज़ करना है, क्वालिटी बेसिस पर, आपका मनी बेसिस पर और ड्यूरेशन बेसिस पर उसको सेलेक्ट किया जाता है। जब वो सिलेक्शन हो जाता है तो वी प्लेस दी ऑर्डर टू द सप्लायर। हम ऑर्डर सप्लायर को प्लेस कर देते हैं फॉर अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आपका दोनों चीज़ें आ जाएंगी, रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे, कंपोनेंट्स भी हो जाएंगे जो कि आपको चाहिए होंगे फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड्स। तो इतनी चीज़ों का डेटा आपका कंसिडर किया जाता है इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर। ये कहलाएगा पहला इनबाउंड मटेरियल फ्लो। जब हमारा इतनी चीज़ें मटेरियल फ्लो अंदर आ जाता है तो जब हम उसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं फिनिश गुड में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक एक प्रोडक्ट को जब प्रोड्यूस होता जा रहा है उसको डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाते जाते हैं। वी स्टोर इन अ लॉट साइज में उसको स्टोर किया जाता है इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। जब वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर किया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर आपको ये मेंटेन करना। ऐसा तो होता नहीं है कि एक कंपनी है तो एक ही तरीके के सिमिलर प्रोडक्ट बनाती होगी। बेसिकली हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को बिल्डअप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका डिफरेंट लॉट साइड प्रोड्यूस करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उनका स्टॉक रखना पड़ता है। तो वहाँ पे भी आपका एक डेटा मेंटेन होता है कि कितना प्रोडक्शन आपका किस प्रोडक्ट का या किस फिनिश प्रोडक्ट का है और कितनी अमाउंट में वहाँ पर अवेलेबल है। जब वो सफिशिएंट अमाउंट में आपका स्टोर हो जाता है, सफिशिएंट अमाउंट में इनबाउंड आउटबाउंड में स्टोर हो जाता है, देन वी सप्लाई टू द कस्टमर। हम क्या करेंगे, कस्टमर तक उसको सप्लाई करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से आपका ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांसपोर्ट होता है आपके रिटेलर तक, रिटेलर से आपका आएगा कस्टमर तक। या हम बोल सकते हैं कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन से सीधा मटेरियल जाता है तो एक रिटेलर शॉप में जाएगा जो लॉट ऑफ साइज में आपका मटेरियल को स्टोर करता है, फिनिश गुड को स्टोर करेगा। फिर वो धीरे धीरे वहाँ से आपका छोटी छोटी शॉप्स पर क्या करेगा, उस मटेरियल को भेजेगा, फिनिश गुड को भेजेगा ताकि वो कस्टमर तक रीच हो जाए। तो यहाँ पर दो जगह पर आपको मटेरियल फ्लो का इन्फॉर्मेशन को लेकर चलना पड़ता है और टाइमली उसको अपडेट करते रहना पड़ता है ताकि आपका दोनों के बीच में कनेक्शन फ्लो हो सके। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मटेरियल फ्लो तो एक चीज़ हो गई कि मटेरियल को फ्लो कैसे बनाना है, उसके लिए कंटिन्यूशन में हमें सप्लायर से और कस्टमर के बीच में डील करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन, जो सेकंड पैरामीटर है हमारा इंफॉर्मेशन, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन आपका हर फील्ड में काम आता है। इंफॉर्मेशन हर फील्ड में काम आता है मतलब कि मटेरियल को किससे परचेज करना है, कहाँ से लेना है, कैसे उसके ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, कैसे एक सीक्वेंस हमें अप्लाई करना है, शेड्यूलिंग कैसे करनी है, उसकी मंथली शेड्यूलिंग करनी है, वीकली शेड्यूलिंग करनी है, कितना हमें वहाँ पर अगर कोई रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है तो हम कैसे उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को हमें हर जगह हर स्टेप पर कंसिडर कर चलना रहता है, चाहे वो रॉ मटेरियल पर हो, चाहे वो ऑपरेशन ऑनगोइंग प्रोडक्ट पर हो जो कि ऑपरेशन में हो, और अगर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है तो भी वो चीज़ें कैसे हम उसमें नई इंजीनियरिंग को इनबिल्ड करके उस चीज़ को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है, आपका जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो हर स्टेप पर आपकी काउंट होती है। इसको हम एक सेपरेटली नहीं डिफाइन कर सकते कि इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एरिया में ही वर्क कर रही है। इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस विच इज़ कंसिडर इन ऑल द स्टेप्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ऑल प्रोसेसेस में इंफॉर्मेशन फ्लो का
इतना ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जैसे जैसे हमारी चीज़ें बनती जाएं हम उनमें नई चीज़ों को भी इनबिल्ट करते जाएं। और यहाँ पर दूसरी जो चीज़ आती है जो हम मेनली कंसिडर करते हैं कि टेक्निक जो नई नई आ रही है उनको इनबिल्ट करना, और साथ में जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं या चेंजेस हो रहे हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स में उनको इनबिल्ट करवाना अपने न्यू प्रोडक्ट्स में, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन का मेन फोकस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो में आ जाती हैं। तो बेसिकली अगर इंफॉर्मेशन फ्लो में देखा जाए तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन फ्लो कहाँ पर करनी होती है, रॉ मटेरियल पे, कि उसका लीड टाइम कितना रखना है, कितने ड्यूरेशन में हमें री ऑर्डर को प्लेस्ड करना है, कितना इन्वेंट्री रखनी है, ये सारी चीज़ें हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो हो जाएगी रॉ मटेरियल में। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं देन ऑपरेशन के लिए बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्वर्जन की बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी ऑपरेशन का सीक्वेंस को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से उनकी शेड्यूलिंग करनी है, कौन कौन से कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स को हमें यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन फ्लो हो जाएगी ऑपरेशन के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं जब आउटबाउंड की बात करते हैं तो आउटबाउंड में किसकी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी कि रिटेलर तक अगर कोई सप्लायर कोई चीज़ पहुंच रही है तो उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, उनके पास कोई पुराना स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुराना स्टॉक है तो उसको पहले सप्लाई करने के लिए फोर्स करना चाहिए, तब उसको नया स्टॉक देना चाहिए। देन वो कितना स्टॉक कहाँ कहाँ भेज रहा है उसका भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के पास ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसने जितनी जगह पर आपका गुड फ्रेश गुड को कस्टमर तक पहुँचाया है, सप्लाई किया है, वहाँ से उसका फीडबैक भी आपको कंटिन्यूशन में पहुँचना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हर एक स्टेप पर लगती है। अगर हम यहाँ पे मनी फ्लो की बात करते हैं तो ये बेसिकली इनवॉइस पर बेस्ड होता है कि जब आपने मटेरियल को परचेज़ किया तो इनवॉइस हम इशू करते हैं कि अगर हमारा मटेरियल आया है तो हम उसकी जो पेमेंट है वो 15 डेज़ में या 1 मंथ में कर देंगे, बायर चेक और बायर डीडी जो भी आपके प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता कि हम कैश में काम करें, तो हम क्या करते हैं कुछ लीड लेके चलते हैं कि अगर हम कोई मास प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो हम कस्टमर जो सप्लायर्स होता है रॉ मटेरियल का उससे इस तरीके की डील करते हैं कि कंटिन्यूशन में हम आपसे मटेरियल को परचेज करेंगे सो दैट यू कैन सप्लाई द मटेरियल रेगुलरली, लेकिन जो पेमेंट मोड होगा मीटिंग वो रूम में देख लीजिए। हाँ कर दिया मैंने। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसको कंटिन्यूशन में फुलफिल करते जाएं ताकि आपका जो मनी का ब्लॉकेज है वो कम रहे, क्योंकि हमें इन्वेंट्री में जो इन्वेंट्री हम रखते हैं वो बेसिकली ब्लॉकेज ऑफ मनी होता है। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि अगर मास प्रोडक्शन है और कंटिन्यूशन में वर्क चल रहा है तो हम इस इन्वेंट्री पे भी अमाउंट ऑफ मनी को कम कर देते हैं। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पर हमारा मनी का फ्लो इस तरीके का होना चाहिए, हमारे पास अभी इनिशियल स्टेज में अगर हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल से परचेज करने से लेकर फिनिश गुड तक प्रोड्यूस होने तक हमें मनी को लगाना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लेबर को भी पे करना होता है, मशीन्स को भी मेंटेनेंस देना होता है। तो हम मनी का फ्लो इस तरीके से रखना होता है कि जितना हम अर्न करें उससे कम में हम उनको देते जाएं ताकि हमारे एक मनी का फ्लो बनता जाए। तो हम उसके लिए एक पर्टिकुलर पैरामीटर लगा देते हैं कि अगर हमने इतना मटेरियल परचेज किया इतनी क्वांटिटी का या इतने अमाउंट का तो उसकी पेमेंट हम इस तरीके से करते जाएंगे। सिमिलरली हम लेबर्स को भी मंथली बेसिस पर रखते हैं या फिर आपका डेली वेजेस पर रखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस बेसिस पर हो रहा है, आपको कितने कस्टमर या कितने लेबर की ज़रूरत है कि जो रेगुलरली वर्क करे और कितनी लेबर की ज़रूरत है जो आपको पर डे के बेसिस पे ले सकते हैं, जिससे कि आपका अमाउंट ऑफ जो मनी है वो भी ब्लॉकेज होना बच जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं मनी की फ्लो को मेनटेन करने की कोशिश करते हैं। ये है मेन चीज़ें आपके किसके अंदर आती हैं। बेसिकली दिस 3 पैरामीटर इज कंसिडर द फ्लो प्रोसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी तक जो मैंने बताया समझ में आया, क्लियर है सबको? यस मैम। तो क्या समझ में आया? बेसिकली आज हमने जो अभी पढ़ा है पहले टॉपिक में वो है फ्लो प्रोसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन विच वी कंसिडर 3 काइंड्स ऑफ फ्लो। फर्स्ट इज द आपका क्या था मटेरियल फ्लो, सेकंड वन इज द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड लास्ट वन इज द मनी फ्लो। अगर हम मनी फ्लो की बात करते हैं सॉरी मटेरियल फ्लो की बात करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट सॉरी मनी जो रॉ मटेरियल फ्लो की बात करते हैं तो आपका क्या आ जाता है
जो 3 काइंड्स ऑफ फ्लो की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला है मटेरियल फ्लो इन विच वी कंसिडर द रॉ मटेरियल एज वेल एज वी कंसिडर द फिनिश गुड. इट मीन्स वी कंसिडर ऑल द लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक एज वेल एज आउटबाउंड लॉजिस्टिक. कैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक को मेंटेन किया जाएगा, कैसे आउटबाउंड लॉजिस्टिक को मेंटेन किया जाएगा, ये कहलाता है आपका रॉ मटेरियल फ्लो. इंफॉर्मेशन फ्लो आपका हर स्टेप पे लग रहा है. आप जो भी चीज़ परचेज कर रहे हो, कहाँ से परचेज कर रहे हो, किस सीक्वेंस में आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर आ जाती हैं. मनी फ्लो का मतलब है कि हमारा ब्लॉकेज कम हो और जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो रेगुलर बना रहे, ताकि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन ना आए कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन रुक जाए. तो वो कहलाता है आपका मनी फ्लो. जिसका भी माइक ऑन है प्लीज़ ऑफ करिए. जिसका भी माइक ऑन है उसको ऑफ करो. नेक्स्ट टॉपिक आता है चैलेंजेस, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कितने चैलेंजेस होते हैं. तो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 7 चैलेंजेस को कंसिडर किया गया है, जिनके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. फर्स्ट जो चैलेंज है वो हम बोलते हैं इंक्रीज कॉस्ट थ्रू आउट द सप्लाई चेन. हम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, बेटा माइक ऑफ करिए. क्या हो गया राम कुमार केवट, कुछ पूछना है? राम कुमार कुछ पूछना है तो हाथ क्यों रेज कर रहे हो? नो मैम, नहीं पूछना. अगर हम इंक्रीज कॉस्ट थ्रू आउट द सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो जब हम किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग के बाद जब हमारा फिनिश गुड बन जाएगा तो उसकी कॉस्ट को भी डिसाइड करते हैं. ये सारी चीज़ें प्लानिंग फेज में ही कंप्लीट हो जाती हैं. लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जब हम चीज़ों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि जो हमारे आउटपुट प्रोडक्ट है या जो हमारा फिनिश गुड प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है. कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट कॉस्ट चलती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है. वो कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है? कई बार आपका फ्यूल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई. कई बार आपका मटेरियल, जैसे कई बार होता है कि मार्केट में आयरन के प्रोडक्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं या उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट में भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं. तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें कंसीडर कर चलना होता है. जब भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला चेंज होता है जो सडन इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज़ की इंक्रीजिंग कॉस्ट में, चाहे वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में हो, चाहे वो लेबर की कॉस्ट में हो, तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट में भी हो सकता है. तो ये सारे जो अनसर्टेन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को भी कंसिडर कर चलना रहता है, कुछ मार्जिन लेकर चलना रहता है कि अगर सडन कोई चेंजेस होता है तो हम उसको किस तरीके से फुलफिल कर पाएंगे. अगर सडन चेंज हो रहा है, जैसे मटेरियल की आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए जिस क्वालिटी का या जिस क्वांटिटी में चाहिए वो आपको मार्केट से अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आपके पास इन्वेंट्री उतनी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्शन ना रुके. अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ रही है तो आप क्या करोगे कि जो पहले लॉट साइज भेजते थे आप क्या करोगे, लॉट साइज का अमाउंट बढ़ा दोगे, क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि ट्रांसपोर्ट होने वाला जो मटेरियल है वो तो हाई कॉस्ट में रहा, लेकिन जाने में जो क्वांटिटी लग रही है, जो क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हो कस्टमर तक, उसका अमाउंट आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया. तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ट्रिक लगानी पड़ती है कि कैसे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मेंटेन करें जबकि आपकी जो कॉस्ट हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है. तो हम उसको मेंटेन करने के लिए बहुत से ट्रिक्स लगाते हैं, कुछ चैलेंजेस लेते हैं कि हम उस तरीके से कैसे मेंटेन कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है वो अनसर्टेन रीजंस की वजह से होता है, जो कि आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है. बेटा माइक ऑफ करो. दूसरा आता है आपका जो टॉपिक या दूसरा जो चैलेंज होता है, सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू मल्टीपल चैनल ऑफ मार्केट. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ड्यू टू मल्टीपल चैनल ऑफ मार्केट, मल्टीपल चैनल ऑफ मार्केट की मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर
फिजिकली भी कस्टमर को बुलाकर शॉप्स पे बुलाकर सप्लाई कर रहे हैं। आजकल कस्टमर शॉप पे नहीं जाना पसंद करता, तो वो ऑनलाइन से परचेस करना प्रेफर कर रहा है। तो ऑनलाइन परचेस करने का मतलब क्या हो गया कि ऑनलाइन पर भी हमें अपने प्रोडक्ट्स की उतनी ही ब्रांडिंग, उतना ही उनका रेटिंग करनी रहती है कि ये मटेरियल है, इतने दिनों में पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आपका टास्क हो गया, पहले क्या कर रहे थे, जो पहला पुराना जो सिनेरियो चलता था वो क्या चलता था कि ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडस्ट्री ने एक प्रोडक्ट को बनाया, रिटेलर ने लिया, रिटेलर ने कस्टमर तक पहुंचा दिया। ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो एक सिंगल चेन चलती थी। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीपल चेन चलने लगी है। हम अलग अलग, हमारे पास ई कॉमर्स हो गए हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हो गई हैं, अलग अलग सप्लायर्स हो गए हैं जो ऑनलाइन आपकी चीज़ों को सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बेचने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर अगर मल्टीपल सप्लायर्स हैं तो वो हर जगह पे अगर आप देखोगे, जैसे आपके पास अभी अगर देखा जाए तो इतने सारे ब्रांड्स होते हैं कि फ्लिपकार्ट है, कि अमेज़ॉन है। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो लेकिन प्राइस में कई बार सेम प्रोडक्ट होगा, सेम आपका प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, लेकिन उनका प्राइस में क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो कोई प्रोडक्ट पे आपको कहीं पे मार्जिन मिल रहा है, किसी प्रोडक्ट पे आपको कहीं पे मार्जिन मिल रहा है। तो अगर हम जब मल्टीपल चैनल्स की बात करते हैं तो हमें अपने मार्जिन को उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना रहता है। तो यहाँ पर अगर इतने सारे चैनल्स हैं, हर जगह पर आप अगर अप्लाई करते हो तो उनको मैनेज करने में आपको क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अलग से एक सिस्टम बिल्डअप करना पड़ता है जो सिर्फ ई कॉमर्स को देखेगा। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो सिर्फ आपके फिजिकल शॉप्स को देखेगा, रिटेलर्स को देखेगा, जहाँ पे आपको चीज़ें जहाँ पर आप फिजिकली चीज़ों को देख के लेते हो। तो इस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। और यही एक मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि अगर हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को मेंटेन करें, हमारा कस्टमर फिजिकली देख के भी ले ले, और आपका ई कॉमर्स के बीच में मेंटेन करने के लिए आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन को फ्लो करना पड़ता है। तो वो चीज़ों को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम कॉस्टिंग जो करते हैं या कॉस्ट को जो मेंटेन करने का काम होता है, हम पहले एक टीम बनाते हैं। उस टीम को क्या करना होता है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, उनकी कॉस्ट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर वेरिएशन होता है तो आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक लगाकर वहाँ पे क्या करना चाहिए, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करना चाहिए। थर्ड पार्टी का मतलब है, कई बार क्या होता है, कॉस्ट बढ़ने का रीज़न ये होता है कि जो सप्लायर होता है, अगर वो भोपाल का सप्लायर है तो आपका कॉस्टिंग कम होगी, लेकिन अगर वो बाहर से किसी चीज़ को भेजेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी अलॉट कर देंगे भोपाल के अंदर ही, ताकि आपका कस्टमर तक भोपाल के अंदर ही उस चीज़ को पहुंचा दे, आपके गुड्स को पहुंचा दे। तो हम थर्ड पार्टी के थ्रू भी उस चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी को या कॉस्टिंग को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है मल्टीपल चैनल के थ्रू, उनके बीच में प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्लो और थर्ड पार्टी को इनबिल्ड कर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू सप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जो थर्ड पैरामीटर आएगा आपका, वो है कंज्यूमर डिमांड ड्राइव्स नीड फॉर इम्प्रूव्ड स्पीड, क्वालिटी एंड सर्विस। अब जो सिनेरियो चल रहा है, बेसिकली कस्टमर क्या चाहता है कि जो भी उसकी डिमांड हो वो टाइमली और जल्दी से जल्दी आपका फुलफिल करने की कोशिश करना होती है। कि कस्टमर ने अगर कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो उसको कितनी जल्दी वो चीज़ पहुंच जाएगी, तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल को डिफाइन करता है। तो आजकल का जो सिनेरियो है वो ऐसा हो गया है कि कस्टमर की डिमांड को विद इन अ टाइम लिमिट और मिनिमम टाइम लिमिट विद अ पर्टिकुलर क्वालिटी और सर्विसेज आपको पहुंचाना रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो पूरा सिस्टम वर्क करेगा कस्टमर डिमांड को फुलफिल करने के लिए, वो पूरा एक इंफॉर्मेटिव सिस्टम होना चाहिए। कि अगर आपने कोई चीज़ प्लेस की है, ऑर्डर प्लेस किया है, तो कस्टमर के पास जब वो पहुँचे तो वो उस
रिटेलर का काम हो रहेगा, जो भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया उस रिटेलर के पास जब पहुंचेगा तो उसका सबसे पहला काम रहेगा कि जो भी गुड्स हैं वो इतने दिनों में उसमें स्पेसिफिक कर दे। जब ऑर्डर जैसे ही प्लेस्ड हो तो सबसे पहले ऑर्डर प्लेस होने के बाद वहाँ पर एक नोटेशन आना चाहिए कि द प्रोडक्ट इज सप्लाई विद इन दिस डे, या डेट आपका मेंशन्ड होना चाहिए, जिससे कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ चलो हमारा जो प्रोडक्ट है इतने दिनों में आ जाएगा। अगर नहीं आता है देन फिर कोई और प्रोसेस होगी कि हम उसके ऊपर कैसे उसको वॉच कर सकते हैं कि क्यों हमारा डिले हो रहा है। लेकिन अभी हमारे पास क्या पहला काम रहेगा, जैसे ही हमारा कस्टमर किसी ऑर्डर को प्लेस करता है तो हमारा काम रहेगा कि उसको टाइम ड्यूरेशन को मेंशन करना। फिर अगर कई बार क्या होता है कि जो आपका क्वालिटी का प्रोडक्ट हो रहा है कस्टमर ने चूज़ किया था, कई बार क्या हो जाता है कि इतने सारे लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिनको आपको ऑनलाइन भेजना रहता है, ऑनलाइन से आते हैं उनको भेजना रहता है, सप्लाई करना रहता है, तो कई बार मिसमैच हो जाता है, तो आपका चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उस चेंज हुए प्रोडक्ट को भी आपको वापस करने की रिटर्न पॉलिसी को भी मेंटेन करना रहता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो आपने सब डिमांड की थी उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट नहीं आया है तो आप क्या कर सको, उसको चेंज कर सकते हो और उसका टाइम ड्यूरेशन भी आपको वहाँ पर मेंशन करना रहता है। तो इससे एक जो कस्टमर का होता है कि एक फेट बनता है कि हाँ चलो हमने किसी पर्टिकुलर मार्केटिंग ई कॉमर्स से मार्केटिंग की है या ऑनलाइन परचेजिंग की है, लेकिन अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है तो हमें वहाँ पर रिटर्निंग पॉलिसी भी होती है। अब वो रिटर्निंग पॉलिसी चेंज प्रोडक्ट भी हो सकता है और मनी रिटर्न भी हो सकता है, क्योंकि कस्टमर दोनों तरीके की रिटर्निंग पॉलिसी को फॉलो करता है कि अगर उसको उसी जो प्रोडक्ट उसने ऑनलाइन मांगा था वो आप उसको फिर से सप्लाई कर दो, या फिर उसने अपना ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया आप उसके पैसे जो थे वो उसको वापस कर दो। तो इस तरीके का जो सिनेरियो चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एक थर्ड पैरामीटर हो जाता है कि कस्टमर की डिमांड को विद इन अ टाइम सेटिस्फेक्शन और क्वालिटी के साथ पहुंचाना और वहाँ पर आपका रिटर्निंग पॉलिसी को भी मेंशन करना। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क इन द सप्लाई चेन क्रिएट प्रेशर। जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रिस्क जो होता है वो आपका किसके ऊपर आ जाता है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और लॉजिस्टिक के बीच में। क्योंकि अगर कस्टमर की डिमांड इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, टाइम ड्यूरेशन इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है या डिमांड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और लॉजिस्टिक का जो रिस्क फैक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सबको क्लियर है ना इतना? Yes, ma'am. तो Yes, sir. आपका जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो रेगुलेशन करना होता है तो हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, इस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक के साथ हमें यहाँ पर इस तरीके का एक स्टोरेज डिवाइस, अगर हम बोलें तो इन्वेंट्री हर जगह पर रखनी पड़ेगी। सप्लायर है वो एक डायरेक्टली कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को पता है कि इस तरीके का प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है और हमेशा प्रोड्यूस करते रहना है, इट मे बी कि डिमांड कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, तो सप्लायर को वो चीज़ इन्फॉर्मेशन उसको पहुँचा देनी चाहिए, सडनली उसी टाइम पे पहुँचानी चाहिए ताकि सप्लायर भी उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन हो सके। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ERP सिस्टम होता है या MRP सिस्टम होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हमने मैन्युफैक्चरर टीम के अंदर लगाया होता है। जब वो जैसे ही उसके अंदर डिटेल फीड की जाती है तो वैसी डिटेल आप सप्लायर तक पहुंचा दोगे तो एक इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, ताकि आपका अगर कोई सडन चेंजेस भी होते हैं तो आपका जो कंटिन्यूशन में प्रोडक्शन प्रोसेस हो वो चलती रहे। तो ये बात होगी रिस्क फैक्टर कम करने के लिए किसके बीच में, सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। अगर हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक में हम यहाँ पर ये चीज़ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि अगर डिमांड बढ़ गई है तो जो हम डिमांड बढ़ने के अकॉर्डिंग, डिमांड के इंक्रीज़ होने के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, अपने लॉट साइज़ को कम करना पड़ता है। लॉट साइज़ कम करने का मतलब है कि पहले हम 10-10 की पैकिंग में चीज़ों को भेजते थे, अब हम 5-5 की चीज़ों की पैकिंग बना बना कर जल्दी जल्दी उन चीज़ों को भेजना शुरू करते हैं ताकि कस्टमर तक चीज़ें कंटिन्यूशन में पहुँचती जाएँ।
कस्टमर ऐसा ना हो कि अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करके किसी दूसरे प्रोडक्ट पर पहुंच जाए। लेकिन अगर डिमांड कम हो जाती है तो हम यहाँ पर चीज़ों को क्या करते हैं, लॉट साइज का बढ़ा देते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट हो रही है, उसको भेजने में जो कॉस्ट लग रही है, वो हमारी कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाए। तो हम इस तरीके के रिस्क फैक्टर को कम करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो क्रिएट प्रेशर हो रहा है रिस्क का सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, उनको इन पैरामीटर्स के थ्रू कम करने की कोशिश करते हैं। जो आपका फिफ्थ आता है इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट वॉलेटाइली। इसका मतलब है कि एकदम से चीज़ों में सडन चेंजेस होते हैं। ये वैसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देता है, ये जनरली अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये कंसीडर होता है कि एकदम से कोई चीज़ हो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में ही चेंज करना पड़ जाए, तो इस इम्पैक्ट को, वॉलेटाइल इम्पैक्ट को कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। अब सडनली इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस कब आएंगे? जब आप बहुत सालों से एक ही तरीके का काम कर रहे हो, लेकिन अब आपको कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करने के लिए आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उस केस में जो इम्पैक्ट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसको वॉलेटाइल इफेक्ट कहते हैं। और उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका न्यू कंस्ट्रक्शन या न्यू चीज़ों को इनबिल्ड करवाना सिस्टम के अंदर, वो ज़रूरी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ मार्जिन आपका इसमें चला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को इनबिल्ड करने में। तो ये इम्पैक्ट कहलाता है आपका सप्लाई चेन वॉलेटाइल इफेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका अदर डिमांड्स ऑन द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में अदर डिमांड की भी नीड हो जाती है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट हो जाते हैं कि जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे हो जाएगा, या डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द सेल्स एंड मार्केटिंग साइकिल्स हो गया। ये 4 पैरामीटर्स मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दूसरा हो गया डिमांड फॉर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग साइकिल हो गया, थर्ड वन हो गया आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेस्ड ऑन बैलेंसिंग अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, और लास्ट हो जाता है आपका न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर फास्ट प्रोटोटाइपिंग एंड डेवलपमेंट। अगर हम ये अदर डिमांड्स की बात करते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अदर डिमांड्स क्या क्या हो सकती हैं, तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम का मतलब है कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसी वक्त उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है, स्पीडली चीज़ों को बनाना है, तो उसके लिए आपके पास उतना ही टाइम लाइन आपके पास कम होती है। रॉ मटेरियल परचेस करना या पार्ट्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि आप उसको उसी टाइम पर विद इन अ टाइम उसको बेटा माइक ऑफ करिए मैन्युफैक्चर कर सको। तो जस्ट इन टाइम का है कि सडन कोई डिमांड आती है और उसको आपको एट अ टाइम ही फुलफिल करना होता है। जैसे कि आप एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए उनके पास ड्यूरेशन दिया जाता है बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो कि आपको वीकली बनाने के देना हो, तो उस टाइम पे आपको इस तरीके से जस्ट इन टाइम, उसको कहेंगे हम जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, और उसको उस टाइम पे बनाने के लिए जो भी प्रोसेस लगेगी विद इन अ टाइम लिमिट आपको चीज़ों को करना है, तो ये कहलाता है आपका अदर इफेक्ट ऑफ डिमांड। अगर हम